Hello everyone, welcome to the first series of this YouTube channel in which we will be starting class 10 science with the very first chapter, that is chemical reactions and equations, which belongs to the chemistry area. So the chapter is chemical reactions and equations. Chemical reactions को समझने से पहले हम समझेंगे कि chemical change क्या होता है. अब लगातार हमारे environment में, environment मतलब हमारे आसपास की चीजें, जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर लगातार हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ हम चेंजेस को महसूस करते हैं, हम चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने कोई आइस रखी हुई है तो वो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाती है, मीन्स वाटर बन जाती है. उसी वाटर को अगर मैं एक यूटेंसिल में लगा करके गैस पर रख दूंगी और गैस को ऑन कर दूंगी तो बेसिकली स्टीम बनता जाएगा, मतलब गैसियस स्टेट में जाता जाएगा. इसी तरीके से अगर मैं एक पेपर लूँ और पेपर को क्रश कर दूं, एक तरीका ये है चेंज लाने का और एक तरीका ये है कि मैं पेपर को जला दूं. वही पानी जिसको हम पहले ऑब्जर्व कर रहे थे, जो कि आइस से पहले वाटर बना, वाटर से स्टीम बना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बना. अगर मैं चाहूँ तो उसी पानी से टी यानी कि चाय बना सकती हूँ. तो वहां पर क्या होगा, बेसिकली हम चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, उसके बाद पानी में उबाल मारेंगे तो वो बेसिकली चाय बन जाएगी. लेकिन हम यहाँ पर दो तरीके की चीजें देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आइस सिर्फ मेल्ट हो रही है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, उसके बाद जब हम उस पानी को बॉईल कर रहे हैं तो वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है, मतलब वाटर का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है. वाटर पहले भी H2O ही था और जब वो स्टीम बना है वो तब भी H2O ही है. लेकिन अगर हम उसी पानी की चाय बना दे रहे हैं तो वापस से वो वाटर कभी भी नहीं बन सकता है, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं, उसके केमिकल बॉन्ड्स टूट चुके हैं. इसी तरीके से अगर मैंने एक पेपर को सिर्फ क्रश किया था तो उस पेपर से वापस से प्लेन पेपर भी बनाया जा सकता है. लेकिन अगर मैं उसी पेपर को जला दूं, बर्न कर दूं, तो वो ऐश बन जाएगा. और ऐश और पेपर का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, क्योंकि जब ऐश बन रहा है यानी कि पेपर को जलाया जा रहा है तो पेपर का रिएक्शन हो रहा है बेसिकली ऑक्सीजन के साथ. अब यानी कि हम कह सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम उनको दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं. एक होते हैं फिजिकल चेंजेस और एक होते हैं केमिकल चेंजेस. यही हमारे चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, जो कि एक बेस टॉपिक है. हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कहाँ से आते हैं. तो दो तरीके के चेंजेस, द फर्स्ट वन इज द फिजिकल चेंजेस एंड द सेकेंड वन इज द केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस सिंपली वो चेंजेस होते हैं जहां पर जो भी सब्सटेंस होता है जिसका चेंज हो रहा है, जिसके अंदर चेंज हो रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस बदलता है. फिजिकल अपीयरेंस मतलब वो जिस तरीके से दिख रहा है, मतलब हो सकता है कि जो उसका स्टेट था, मतलब पहले वो सॉलिड दिख रहा था, अभी वो लिक्विड दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल वाटर. हो सकता है कि उसका शेप चेंज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सॉलिड था तो वो बेसिकली एक अलग शेप में होगा, और अगर वो लिक्विड हम उसको बना देंगे तो वो अलग शेप में नजर आएगा, बल्कि उसका कोई भी शेप नहीं होगा. आप जो भी कंटेनर में डालेंगे वाटर उसी चीज का शेप ले लेगा. तो शेप में चेंज हो सकता है, साइज में चेंज हो सकता है, मतलब जिस तरीके से बेसिकली चीजें दिख रही हैं वो चेंजेस अगर आ रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो दैट इज नोन एज फिजिकल चेंजेस. तो here we can write the physical changes involves the substance goes through the change in its physical appearance. एक और चीज, जब भी फिजिकल चेंज होता है तो कोई भी नई चीज फॉर्म नहीं होती है. मतलब अगर वाटर की मेल्टिंग हो रही है, मतलब आइस की मेल्टिंग हो रही है और बेसिकली वाटर बन रहा है, वाटर से स्टीम बन रहा है, तो वहां पर कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी नई चीज नहीं बन रही है, क्योंकि उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. एक और चीज, फिजिकल चेंजेस ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं नेचर में. मतलब जैसा एक रिएक्टेंट का इनिशियल स्टेट था उसको हम उसी जगह पर वापस ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल अगर हम लें कि आइस मेल्ट हो रहा है तो उसी वाटर को हम वापस से आइस भी बना सकते हैं, और उसी स्टीम को अगर हम कंडेंस कर दें, मतलब ऊपर उसी यूटेंसिल को अगर मैं ढक दूंगी तो वो स्टीम तो बनेगा लेकिन साथ के साथ लिक्विड भी बनाया जा सकता है. और उसी स्टीम्ड वाटर को जो मैंने कंडेंस करा है उसको वापस से रेफ्रिजरेट कर देंगे तो वापस से वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा. मतलब दे आर बेसिकली रिवर्सिबल इन नेचर. एक और चीज,
फिजिकल चेंजेस जब भी होते हैं तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। यहाँ पर अगर हम केमिकल चेंजेस देखें तो केमिकल चेंजेस में बेसिकली क्या हो रहा है कि फिजिकल अपीयरेंस तो ठीक है, चेंज होती ही होती है, साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेपर की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं और एक ऐश जो कि हमने उसको जला करके बनाया है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं और उसी वाटर से अगर मैंने चाय यानी कि टी बना दिया या फिर लेमनेड बना दिया है तो वाटर और लेमनेड या फिर टी की जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी, राइट। सो यहाँ पर एक और चीज, हमेशा अगर कहीं पर भी केमिकल चेंज होता है तो हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है, एक नई चीज बनती है, लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। सो हियर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि चाय से वापस से पानी नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो वापस से उसकी इनिशियल स्टेट में चीज को वापस लाया जा सकता है। इरिवर्सिबल मतलब जहां से स्टार्टिंग हुई थी अब उस पॉइंट पर वापस से नहीं पहुंच सकते। सो दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, राइट। एंड यहाँ पर द सब्सटेंस गोज थ्रू द चेंज इन इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसके जो भी केमिकल बॉन्ड्स हैं वो पुराने वाले बॉन्ड्स टूटेंगे और नए वाले बॉन्ड्स बनेंगे। इसी वजह से जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। सो देयर इज अ चेंज इन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर वी विल हैव सम एग्जांपल्स आल्सो। फर्स्ट वन विल बी मेल्टिंग ऑफ आइस, crushing of paper, यहाँ पर we'll have burning of paper and making tea by water, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि या तो चेंजेस फिजिकल चेंजेस होंगे या तो चेंजेस केमिकल चेंजेस होंगे। अब जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हमने सीखा कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आता है, यानी कि मैंने बताया पिछले वाले बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, तभी एक नया सब्सटेंस बन के बाहर आएगा। तो ये सारी चीजें कहाँ पर हो रही है? केमिकल चेंज में। और जहां पर भी केमिकल चेंज होता है वहां पर हमेशा एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब एक और बात सुनिए, फिर से मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि जहां पर केमिकल चेंज होगा वो इसलिए होगा क्योंकि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ ही हुआ है। इसके आगे की बात क्या है कि जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन को एक पेपर पर डिनोट करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हुआ है, दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन कहाँ से आया टर्म कि कोई भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है, और उस केमिकल रिएक्शन को अगर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ पेपर एंड अ पेन, मतलब मैं डिनोट करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो केमिकल चेंज हुआ कैसे है, वो केमिकल रिएक्शन कैसे हुई है, उस चीज को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अच्छा, जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब एक ऐसा प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि वहां पर कुछ चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और कुछ प्रोडक्ट बना रही हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कभी भी सिमिलर नहीं होंगी, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन का एक भी कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दोनों चीजें कभी भी सेम नहीं होंगी, हमेशा एक नया सब्सटेंस बन के बाहर आएगा। तो ऐसा प्रोसेस जहां पर दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में बेसिकली रिएक्ट करते हैं टू गिव प्रोडक्ट्स, या फिर एक प्रोडक्ट या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब क्या होता है, जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं मतलब रिएक्शन होने से पहले जो चीजें प्रेजेंट है दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स, जिन पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और जो चीजें हमें रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मिलती हैं दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स, दे आर द एंड रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि यहां पर हमने क्या बोला है कि R1 और R2 दे आर द रिएक्टेंट्स, मतलब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया है,
इन दोनों के आपस के बॉन्ड्स डिस्टर्ब हुए हैं और नए बॉन्ड्स बने हैं, और जब नए बॉन्ड्स बने हैं तो हमें P1 और P2 प्रोडक्ट्स मिले हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, 3 ही प्रोडक्ट मिलेंगे या एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट कितने भी मिल सकते हैं। बट हमें यहाँ पर खास बात याद रखने वाली क्या है कि कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होगी। अब क्या होता है कि अब हमें पढ़ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे श्योर होंगी कि यहाँ पर भाई केमिकल रिएक्शन हुआ ही हुआ है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। बट इस चीज को उस चीज से कंफ्यूज नहीं करना है, ये चारों चीजें होनी चाहिए तभी वो केमिकल रिएक्शन होगा, नहीं। केमिकल रिएक्शन होने का मतलब इनमें से अगर कोई भी एक चीज हो रही है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो हम देख सकते हैं कि हाँ अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो इनमें से कोई एक चीज जरूर हुई होगी। फर्स्ट इज द चेंज इन स्टेट। अब मैं फिर बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं सोच लेना है कि अगर ये हो रहा है तो केमिकल चेंज ही है। इसका बेस्ट एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस है, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस में स्टेट में चेंज आ रहा है, चीज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रही है, बट वहां पर बेसिकली वो फिजिकल चेंज है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, ये जस्ट एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम इसको एक रूल नहीं बना सकते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हो सकता है चेंज इन कलर, मतलब कहीं पर अगर आपको कलर का चेंज देखने मिल रहा है तो वो वहां पर हो सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ हो। थर्ड होता है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन मतलब होता है कोई भी चीज बाहर आना, मतलब गैस बाहर आती है अगर आपको नजर आ रही है। एंड द नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, मतलब अच्छा अब ये चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर घट भी सकता है। टेम्परेचर की जगह अगर मैं यहाँ पर एनर्जी लिखूं तो भी ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस किस तरीके से आते हैं वो हम सीखेंगे। अच्छा एक और चीज, अगर कहीं से हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, मान लो ये कंटेनर है और मैंने बोला कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो कम हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कम हो रहा है का मतलब क्या होता है कि भाई अगर टेम्परेचर मुझे कम नजर आ रहा है तो अंदर जो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट थे उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया है, और अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है मतलब मुझे हॉट फील हो रहा है, यानी कि अंदर से जो है वो हीट बाहर निकल रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर और हीट का रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पर, दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सिंपल। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा एक केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा हम केमिकल इक्वेशन के राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज, this is the left side and this is the right side, ठीक है। यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन they both are the reactants in this chemical equation, and magnesium oxide is the product formed in this chemical equation. So this is, we can say R1, this is R2 and this is P1. Reactants, ठीक है, substances which undergo changes in a chemical equation, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, they are the starting materials। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक रिएक्शन की शुरुआत कर रहे हैं उन्हीं पर वो चीज परफॉर्म हो रही है, तो दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। एंड द एंड प्रोडक्ट्स, द एंड रिजल्ट्स, या फिर द सब्सटेंसेस विच वी गेट एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, अगर एक केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसके लास्ट में एंड प्रोडक्ट्स में हमें जो जो सब्सटेंसेस मिल रहे हैं दे आर नोन एज द प्रोडक्ट्स। एक और चीज, रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट साइड पर और प्रोडक्ट्स हमेशा राइट साइड पर रिप्रेजेंट करे जाते हैं, और इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एरोहेड, राइट। अच्छा एक और बात, अब जब मैंने केमिकल इक्वेशन को लिखा है तो केमिकल इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो क्या होता है भाई, अब मैंने यहाँ पर कंप्लीट एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, कंप्लीट कंपाउंड के नाम लिखा है, ठीक है। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इनका फॉर्मूला भी लिख सकती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज
Mg, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgO। अब काफी लोग ये चीज पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला MgO क्यों बना, तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं यहाँ पर, जिन लोगों को नहीं पता है अभी। आपने एक चीज सुनी होगी वैलेंसीज, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अगर हम देखें तो जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है दैट इज 2, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है दैट इज ऑल्सो 2। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा MgO। ठीक है, अगर आपको वैलेंसीज याद नहीं है इन एनी केस, तो आप लोग पहले वैलेंसीज को याद करिए, जो आपको मिलेगी क्लास 9th चैप्टर में। क्लास 9th का केमिस्ट्री का आई थिंक सेकेंड लास्ट चैप्टर है, जहां पर आपको एक पूरा टेबल मिलेगा, वहां पर वो बताते हैं कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, और उस हिसाब से वैलेंसीज क्या होती हैं। हम अपने आगे वाले वीडियोस में भी एक चीज मैं लाऊंगी दैट इज नोन एज द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को आप किस तरीके से बहुत ही इजीली याद कर सकते हो, और जिस तरीके से हम याद करेंगे उसी तरीके से फॉर्मूले कैसे आसानी से बनते हैं, वो सीरीज में आगे आएगा। अब हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने बना दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि हम एलिमेंट्स के एटम्स की काउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि अब काउंटिंग किधर करनी है, आप ये पूछ सकते हो, काउंटिंग करनी है एरो के लेफ्ट साइड और काउंटिंग करनी है एरो के राइट साइड। एक और चीज, जब भी रिएक्शन होता है तो कोई नई चीज बाहर से नहीं आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने चाय बनाई है, चाय में चाय पत्ती और चीनी डाली है, तो चाय मीठी ही होने वाली है, बीच में से नमक कहीं उठ करके नहीं आएगा। मतलब अगर चाय बनी है और उसमें चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी डाला गया है, तो उन्हीं चीजों का टेस्ट मिलेगा। मतलब जिन चीजों ने रिएक्ट किया है आपस में, वही चीजें प्रोडक्ट बनाएंगी, कोई नई चीज नहीं आ जाएगी, और जो चीजें डाली गई हैं एक रिएक्शन में वो कहीं से गायब नहीं हो जाएगी। तो अगर मैग्नीशियम एरो के लेफ्ट साइड है तो मैग्नीशियम एरो के राइट साइड भी होगा ही होगा, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम यहाँ पर अकेला है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ है, पर मैग्नीशियम है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम ये काउंटिंग कर रहे हैं दोनों साइड। एक और बात, अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स हम एरो के राइट साइड और एरो के लेफ्ट साइड चेक कर रहे हैं। अगर वो दोनों साइड बराबर आते हैं सो दैट इक्वेशन इज नोन एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो दैट इज नोन एज स्केलेटल, या फिर हम कह सकते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि हम कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को मैंने बना दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो एक कंपाउंड हो गया है। काफी लोगों को एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आता है। दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल Na2SO3 is a compound, for example H2SO4 is a compound। लेकिन H2SO4 में से अगर मैं हाइड्रोजन देखूं, सल्फर देखूं, ऑक्सीजन देखूं, तो ये तीनों चीजें आपस में इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, जिन तीनों ने मिलकर के कंपाउंड बनाया है, दैट इज नोन एज H2SO4। तो आप एलिमेंट के बीच का और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस भी अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। अब वही चीज मैंने बोली कि अगर number of atoms are equal that is known as balanced chemical equation, and if they are not equal that is known as a skeletal chemical equation। एक और बात, हमें हमेशा skeletal chemical equation को balanced chemical equation में चेंज करना होता है। आपका सवाल हो सकता है क्यों, अभी अभी मैंने ऐसा बताया कि जितने लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही लोग रिएक्शन के लास्ट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। वही वाली बात है कि अगर नमक नहीं डाला है तो नमक का स्वाद कहीं से नहीं आ जाएगा, या फिर चीनी डाली है तो चीनी का स्वाद कहीं चला नहीं जाएगा, राइट। तो रिएक्शन में जितने लोग प्रेजेंट थे वो सब लास्ट में भी प्रेजेंट होंगे, कोई गायब नहीं हो जाएगा और कोई नया ऐड नहीं हो जाएगा। इसी चीज को आपने सुना होगा, हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आता है कि हम एक अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्यों चेंज करते हैं, तो इसलिए चेंज करते हैं टू वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह वैलिड होता है एक्सेप्ट फॉर दी न्यूक्लियर रिएक्शंस, राइट। तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन तो कर नहीं रहे हैं, हम सिंपल रिएक्शंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होना चाहिए। तो इसीलिए रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट में जो भी लोग बन रहे हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब क्या है कि अगर दो मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा था तो दो मैग्नीशियम भी प्रोडक्ट में मिलने चाहिए। वो अलग बात है कि वो अलग तरीके से मिले, ठीक है। बहुत ही समझने वाली बात है कि हम यहाँ पर चैप्टर का बेस बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर आपको टाइम भी लग सकता है।
बट यहाँ पर अगर आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो जो नंबर ऐड कर रहे हैं हम वो कहाँ ऐड करना होता है, कंपाउंड में ऐड करना होता है, एलिमेंट में ऐड करना होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए डिफरेंसेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, टू वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसी चीज को हिंदी में आराम से समझा जाए तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी रिएक्शन हो रही है तो कोई नई चीज ऐड नहीं हो जाएगी और जिस चीज ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था वो कहीं गायब नहीं हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं देखती हूँ कि किस तरीके से हम रिएक्शन को बेसिकली मैं सेग्रीगेट करूंगी कि हाँ भाई ये बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। हम यहाँ पर सिंपल काउंटिंग ऑफ एटम्स सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे को एटम्स नजर आ रहा है कि भाई ये जिंक है, दिस इज H2SO4, दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज ZnSO4 एंड दिस इज H2। अब यहाँ पर आइए, हाइड्रोजन एक एटम है, एक एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट का एक एटम है H, सिंपल। लेकिन अगर वो H2 हो गया है तो वो हाइड्रोजन गैस यानी कि कंपाउंड बन गया है। तो आप यहाँ पर समझिएगा कि बहुत सिंपल सी बात है कि Zn के ना आगे कोई नंबर है ना पीछे कोई नंबर है, तो दिस इज Zn, यानी कि Zn का अगर आगे पीछे कोई नंबर नहीं है तो हम नंबर को मानते हैं 1। दैट इज यहाँ पर अगर हम Zn लें, दिस इज रिएक्टेंट साइड जो मैं बता चुकी हूँ लेफ्ट साइड होती है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट साइड विच इज राइट साइड ऑफ द रिएक्शन, राइट। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो Zn रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, Zn प्रोडक्ट साइड में कितना है 1, ठीक है। एक और चीज कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि यहाँ पर ये जो 4 है ये किसके साथ लगाना है। ये 4 जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको, ये जो 4 है ये सिर्फ ऑक्सीजन का 4 है। इस 4 का मतलब ना तो सल्फर से है ना तो Zn से है। अब एक और बात समझिए आप, अगर मैंने लिखा है ZnSO4, यहाँ अगर मैंने लिखा है, इधर अगर मैंने 4 लिखा है, आप डिफरेंस समझिएगा। अगर मैंने इधर 4 लिखा है तो इस 4 का मतलब इस Zn से भी है, इस 4 का मतलब इस S से भी है, और इस 4 का मतलब इस ऑक्सीजन से भी है। तो यहाँ पर Zn कितने हो जाएंगे 4, सल्फर कितने हो जाएंगे 4, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 × 4 दैट इज 16। लेकिन अब ये वाला जो 4 है, ये वाला 4 सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड है इस ऑक्सीजन से। ये होता है डिफरेंस, यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रही हूँ। एक और चीज, आगे हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, दैट इज काउंटिंग ऑफ द एटम्स, राइट। Zn के बाद यहाँ पर जो मुझे अगला एलिमेंट दिख रहा है दैट इज हाइड्रोजन। H2 एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट H है। नंबर ऑफ एटम्स देखिए किस तरीके से कैलकुलेट होंगे। यहाँ पर इट इज 2, हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज 2 इन द रिएक्टेंट साइड, एंड हेयर ऑल्सो हाइड्रोजन इज 2। सल्फर को अगर मैं देखूं, सल्फर हेयर इज 1 एंड सल्फर हेयर इज 1, ऑक्सीजन हेयर इज 4 एंड हेयर ऑल्सो ऑक्सीजन इज 4। अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि भाई जो भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर ये पूछा गया था, एक बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए था कि बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड आप कैसे बनाते हैं। आइए अब हम क्या सीखेंगे कि भाई ठीक है ये तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन थी, अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो हम किस तरीके से देखते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, और यहाँ पर जो हमने ये स्टेप्स फॉलो करे हैं दे आर नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। हम एक नंबर सोचते हैं, हम फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन वी सी कि वो रिएक्शन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है, राइट। तो हम ट्रायल मेथड कर रहे हैं। अब एक और बात, बहुत सारी ट्रिक्स होती है रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, बट ये वाले जो स्टेप्स हैं ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इस सीरीज में हम प्रॉपर एनसीईआरटी को पहले फॉलो कर रहे हैं, जो भी ट्रिक्स होंगी जो भी टिप्स होंगी हम साइड बाय साइड वीडियोस में लेते जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल सीखेंगे। पीरियोडिक टेबल में बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, बहुत सिंपल वे में आपको सिखाऊंगी। उसके बाद आप ये भी सीख सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कंपाउंड कैसे बना, मतलब यहाँ पर 2 क्यों आया, यहाँ पर 3 क्यों आया, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस उस पीरियोडिक टेबल वाली सीरीज को देखिएगा, 2 वीडियोज में आप सारे फॉर्मूलाज बनाने सीख जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं कि भाई एक रिएक्शन को अनबैलेंस से बैलेंस बनाने के लिए, राइट। सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी आपके एंटिटीज दे रखे हैं केमिकल इक्वेशन में उनको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। बॉक्स में बंद करने का सेंस में क्यों बोल रही हूँ, देखिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग क्या करें भाई कि मेरे को मान लो H2SO4 है, मुझे बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो मैं क्या करूंगी कि 4 डाल दिया मैंने, भाई यहाँ पर 4 लगा दिया। यहाँ पर 4 लगाने का मतलब आप समझ रहे हो, आपने ऑक्सीजन के साथ छेड़खानी की है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सल्फ्यूरिक एसिड आपके हाथ में है
H2SO4 आपके हाथ में है, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उसमें से ऑक्सीजन उठा करके एक रिएक्शन में डाल दें? नहीं पॉसिबल। आप H2SO4 की क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, आप H2SO4 में प्रेजेंट ऑक्सीजन की क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन में भाई NaCl नमक यूज हो रहा है, घर का आपका नमक यूज हो रहा है मान लो, क्या ऐसा बोलते हैं कि मतलब मम्मी नमक कम है इसमें ना, Na कम है। अब मम्मी के लिए पॉसिबल है कि नमक में से Na निकालो, Cl निकालो, फिर Na को डालो क्योंकि Na कम है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम कंपाउंड की क्वांटिटी को बदल सकते हैं, हम कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट की क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बॉक्स बनाने का मतलब क्या होगा कि भाई NaCl के अराउंड मैंने एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी है, मुझे पता है कि इस बाउंड्री के अंदर मैं कोई भी नंबर इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर लगाया NaCl, मान लो दोनों को दो दो नंबर बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, मैंने बोला मैं एक काम करती हूँ यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, ये बेवकूफ़ी है। मतलब Na2Cl आपने उसको बना दिया, आपने पहली बात तो कंपाउंड बदल दिया, मतलब आपने अब एक ऐसा कंपाउंड बना लिया है जहाँ पर 2 Na के साथ एक Cl रहता है, जबकि जो एग्जैक्ट NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड हमारा होता है, उसमें एक Na एक Cl के साथ रहता है। तो पहली बात तो आपने कंपाउंड बदल दिया। दूसरी बात, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, NaCl में से Na की क्वांटिटी को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, Cl की क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, NaCl की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हो। आई होप आई एम वेरी क्लियर हियर। यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, लोगों को पता ही नहीं होता मेरे को नंबर कहाँ पे वो इंसर्ट करना है रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम, राइट। आइए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने सबसे पहले बताया जो भी एंटिटीज रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, आप सबको क्या करिए, एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, काइंड ऑफ लिस्ट बनाते हैं, और उस लिस्ट में हम क्या करते हैं भाई, बहुत सिंपल सी बात है कि उस लिस्ट में हम ना सारे एलिमेंट्स को लिस्टेड करेंगे कि भाई मेरे पास इस रिएक्शन में Zn है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिंपल। उसके बाद मैं 2 ब्लॉक्स बनाऊंगी कि भाई दिस इज द रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज द प्रोडक्ट साइड। फिर मैं लिस्ट बनाऊंगी कि रिएक्टेंट साइड एग्जैक्ट कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, प्रोडक्ट साइड Zn के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। हम एक बॉक्स तैयार करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे, राइट। और उसके बाद आप जो लोग बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे, याद रखिए हमेशा उस एलिमेंट से बैलेंसिंग स्टार्ट कीजिए जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, आप अगर वहां से बैलेंसिंग शुरू करेंगे तो जो कम नंबर ऑफ एटम वाले एलिमेंट हैं वो भी अपने आप आपको बैलेंस नजर होते हुए आएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग शुरू करते हैं। बहुत सिंपल बात है, हमने पहला इक्वेशन लिया है, दैट इज आयरन प्लस वाटर will give you Fe3O4, that is iron oxide and release hydrogen. Simple. हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले I'll draw a box for you here, जिससे कि आप एलिमेंट का नंबर ना चेंज कर दो, आप कंपाउंड का नंबर चेंज करो, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा बोला इसके बाद आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। लिस्ट क्या प्रिपेयर करनी है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और कितने कितने प्रेजेंट है। वेरी सिंपल। इस रिएक्शन में मेरे को ये नजर आ रहा है साफ साफ कि मेरे पास आयरन है, मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है। एक और बात, H2O इज नॉट एन एलिमेंट, H2O इज अ कंपाउंड। मैं बार बार ये चीज समझा रही हूँ। और ये जो कंपाउंड है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल काउंटिंग परफॉर्म करेंगे हम लोग कि Fe जो है वो रिएक्टेंट साइड कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड कितना है 3 नजर आ रहा है हमें। इसी के साथ हाइड्रोजन को अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन एटम्स आर 2 इन द रिएक्टेंट साइड एंड 2 इन द प्रोडक्ट साइड ऑल्सो। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इट इज 1 इन द रिएक्टेंट साइड, दिस कोई भी नंबर नहीं है तो वहां पर 1 है, ऑब्वियसली 0 तो नहीं है, ठीक है। आइए इसके बाद ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर 4 है। अब सिंपल बैलेंसिंग, मतलब सब मैंने बताया कि बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होते हैं। एक और बात, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत है और आयरन को बैलेंस करने की जरूरत है। बहुत सिंपल सी बात है कि आयरन इस तरफ अगर 3 है और इस तरफ अगर 1 है तो सिर्फ अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगी तो इट वुड बिकम 3 ऑब्वियसली, ठीक है। तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो ये भी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वुड बिकम 3 है, ठीक है। एक और बात, आप क्या सोच सकते हो यहाँ पर कि भाई क्या जरूरत थी, अगर मैं Fe को ऐसे लिख देता तो भी वो 3 Fe होते और ऐसे लिख दिया तो भी वो 3 Fe होते। यहाँ पर आपका ये सोचना ठीक है, नो डाउट, बट प्रॉब्लम क्या है, दिस वुड मीन डिफरेंट थिंग, दिस वुड मीन डिफरेंट थिंग। अगर वो कंपाउंड आ जाएगा तो आपका ये वाला लॉजिक गलत हो जाएगा, आप वहां पर मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला बॉक्स के अंदर हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे।
हम जो भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो बॉक्स के बाहर करेंगे, ठीक है। आगे आइए, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है कि भाई मेरा Fe जो है वो बैलेंस हो चुका है। आगे आइए, अब मुझे बैलेंस करना है किसको, ऑक्सीजन को। अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मेरे को क्या नजर आ रहा है भाई कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है दैट इज 1, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है दैट इज 4। कोई और तरीका नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे को ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने इस चीज को मल्टीप्लाई बाय 4 किया है तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन ठीक है मेरा बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन अब 4 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने 4 लगाया, मैंने आपको बताया कि बाहर जो नंबर लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन से भी मतलब है, ऑक्सीजन से भी मतलब है, मतलब मैंने हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स को ना चाहते हुए भी चेंज कर दिया। अब मुझे वो बराबर करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब कैसे ही है ये एसोसिएटेड कि 2 तो ऑलरेडी है, 2 into 4 यानी कि हाइड्रोजन के जो एटम्स हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2 ही है तो यहाँ पर भी मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा और इसको 8 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि आयरन अब 3 है लेफ्ट हैंड साइड, 3 है राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन 8 है लेफ्ट हैंड साइड, 8 है राइट हैंड साइड, और ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट हैंड साइड और 4 ही है राइट हैंड साइड। ये तरीका होता है रिएक्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने का, जो कि हमारे एनसीईआरटी में ये मेथड को दिया हुआ है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करो बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड फॉलोज एनसीईआरटी ओनली, ठीक है। तो वो यहाँ वहाँ पर आपको बोल सकते हैं कि भाई हिट एंड ट्रायल मेथड करके दिखाओ। अगर आप वहाँ पर ट्रिक सीख के गए हो तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो आपको सिर्फ वो बैलेंसिंग दिखाने का नंबर मिलेगा, प्रोसेस का मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और बैलेंसिंग ज्यादातर हर पेपर में आ ही रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम कर चुके हैं बैलेंस। अब हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये हम अपनी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म कर चुके हैं, जिसके अब हम सबसे पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके साथ क्या कह रहा है कि भाई जो मैग्नीशियम है उसको अगर हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम एलिमेंट जो होता है उसका एक रिबन आता है, उसको अगर हम बर्न करते हैं तो मतलब डैजलिंग फ्लेम आता है, वो ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी रिएक्शन को वापस से। पर यहाँ पर उसका क्वेश्चन ये है कि भाई ये बता दो कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो उससे पहले, ये रिएक्शन देखने से पहले हम उस रिबन को क्लीन करते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो देखिए, मान लो ये एक मैग्नीशियम रिबन है, इसको मुझे बर्न करना है, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैग्नीशियम रखा हुआ है, मेरे को एक बात बताओ, अगर हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस लगती है, ऑक्सीजन, सिंपल। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बर्निंग नहीं भी कर रही हूँ तो क्या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए वी आर अलाइव, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम यहाँ पर नॉर्मली मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है तो भी उसके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर मैं उसको जला रही हूँ तो मैं ऑक्सीजन अवेलेबल करवा ही रही हूँ, बहुत ऑब्वियस सी चीज है। बट अगर वो मैग्नीशियम आराम से रखा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन आराम से रखा हुआ है, तो उसके पास तब भी ऑक्सीजन आ रहा है, यानी कि वो स्लोली क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर लेकर के आते हो केमिस्ट्री की, कि अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो उसका ऑक्साइड बनाती है, यानी कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, एज सिंपल एज दैट। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और MgO बना देगा। अब ये जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक है, ये लेयर बन जाती है। ऑलरेडी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना ली है, ठीक है। अब जब मैं बर्निंग करूंगी तो ये बर्निंग के प्रोसेस को हिंडर करेगा, क्योंकि जब मैं बर्निंग कर रही हूँ, मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग रिएक्शन करवाना चाहती हूँ, तो वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होना चाहती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ नहीं होना चाहती है। बट मैग्नीशियम ऑक्साइड ने उस लेयर के थ्रू कवर कर रखा है मैग्नीशियम रिबन को, तो वाली रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करा जाता है बिफोर बर्निंग इट। एक और बात यहाँ पर याद रखने वाली क्या है कि जब भी हम ये रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं तो डैजलिंग फ्लेम निकलती है। डैजलिंग का मतलब क्या होता है, चमकती हुई, मतलब बहुत ज्यादा चमकती हुई व्हाइटिश कलर की फ्लेम निकलती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, इसको बोलते हैं डैजलिंग फ्लेम, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ब्राइट और व्हाइट कलर की फ्लेम होती है, उस फ्लेम को हम कहते हैं डैजलिंग फ्लेम, ठीक है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज हमें क्या करना है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शंस। आपको केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं और हमें उससे केमिकल इक्वेशन बनाना है और साथ के साथ उसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन को और क्लोरीन को। आप मेरे को बताइए, हाइड्रोजन और क्लोरीन हमेशा डाई एटॉमिक वे में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हमेशा साथ में रहते हैं, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हमेशा साथ में रहते हैं।
बिकॉज दे अकर इन गैसियस स्टेट, राइट। तो जनरल अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं तो H2 reacts with Cl2 will give you HCl, ठीक है। फिर से बता रही हूँ वैलेंसीज कैसे लिखते हैं, HCl, H की वैलेंसी होती है 1, Cl की वैलेंसी होती है 1, आपस में क्रॉस करते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये HCl बनेगा। वैलेंसी 1 क्यों है, इसका जवाब आपको क्लास 9 में मिलेगा। नहीं पढ़ना चाहते हो पिछला तो जितने मैं बता रही हूँ वैलेंसीज उतने तो एग्जैक्टली आप याद कर ही लो, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम का 2 बताया मैंने, ऑक्सीजन का 2 बताया, हाइड्रोजन का भी 1 बताया, Cl का 1 बताया। अब आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक साथ आते हैं, तो क्लोरीन की वैलेंसी अगर 1 है तो साथ वाले फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सबकी वैलेंसी भी 1 है, राइट। ऐसे ही सोडियम की वैलेंसी अगर 1 है तो सोडियम के साथ कौन आता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, इन सबकी वैलेंसी भी 1 है। इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल वाली सीरीज में देखेंगे, अभी इधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। देखो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मैंने रिएक्शन लिख लिया है, अब क्या करना था सबसे पहले, भाई बॉक्स में बंद करो। अब ये बॉक्स में बंद करना बाद में छोड़ भी सकते हैं जब आपको रिएक्शन बैलेंस करने की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स मेरे पास प्रेजेंट हैं। तो सिंपल मेरे को क्या नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ लिखूँ एलिमेंट, यहाँ पर मैं लिखती हूँ LHS, यहाँ पर मैं लिखती हूँ RHS, ठीक है। ठीक है, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, हाइड्रोजन और क्लोरीन, सिर्फ 2 ही एटम्स हैं, सिंपल। अब हाइड्रोजन को अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर क्लोरीन का एक ही एटम प्रेजेंट है। बहुत सिंपल वे में ये रिएक्शन बैलेंस होती दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दूं, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दूं, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ये नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन हमेशा Cl के साथ अवेलेबल है। क्या मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को बढ़ाऊं या घटाऊं, नहीं पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा रही हूँ तो ये 2 H के साथ भी एसोसिएटेड है, ये 2 Cl के साथ भी एसोसिएटेड है, यानी कि अगर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया है तो क्लोरीन खुद से बैलेंस हो चुका है, यानी कि ये भी इंटू 2 हो गया है और ये 2 हो गया है, ठीक है। तो 2 2 दिस रिएक्शन हैज गॉट बैलेंस्ड नाउ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारी रिएक्शन है दैट इज बेरियम क्लोराइड, राइट। बेरियम क्लोराइड यानी कि बेरियम है और क्लोराइड है, देखिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता नजर आ रहा है, Ba के साथ बनाया मतलब कुछ नहीं आया, यानी कि BaCl के साथ क्या है 2, तो फॉर्मूला वुड बिकम BaCl2। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज बनाते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम है और सल्फेट है। सल्फेट की वैलेंसी वापस से बोल रही हूँ, क्लास 9 की बुक में, आई थिंक चैप्टर मुझे याद नहीं है, बट क्लास 9 की बुक में टेबल आती है 2 चैप्टर्स में, मतलब एक चैप्टर में एलिमेंट्स देते हैं वो लोग और एक चैप्टर में आपको कैटायंस और एनायंस देते हैं, जैसे कि SO4 दैट इज सल्फेट, एक एनायन है तो उसकी वैलेंसी लिखी होती है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम है और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है दैट इज 3 और सल्फेट की जो वैलेंसी होती है दैट इज 2। क्रॉस करेंगे इट वुड बिकम Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, तो Al2SO4 और होल थ्राइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर बनाना है मुझे बेरियम सल्फेट, बेरियम और सल्फेट इज BaSO4 SO4, ठीक है। अब बेरियम जो है, बेरियम की वैलेंसी भी 2 है और सल्फेट जो है उसकी वैलेंसी भी 2 है, तो अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ BaSO4 बनेगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड है हमारा अगला वाला कंपाउंड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बहुत सिंपल बनेगा कि ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है दैट इज 3 और क्लोराइड की जो वैलेंसी होती है दैट इज 1। क्रॉस अगर हम करेंगे तो Al के पास 1 जाएगा और Cl के पास 3 जाएगा, सो द फॉर्मूला विल बिकम AlCl3। यहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शन बन करके रेडी हो गई है। अब इस रिएक्शन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो पहला स्टेप क्या था कि मुझे अपने सारे के सारे कंपाउंड्स को एक बॉक्स में एनक्लोज करना है ताकि मैं
कंपाउंड के अमाउंट को चेंज करूं, किसी एलिमेंट के अमाउंट को चेंज ना करूं। बार बार हम इस चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स, कितने कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, फिर हम उसको बैलेंस करेंगे। एलिमेंट्स अगर मैं देखूं, दिस इज LHS, दिस इज RHS, यहाँ पर हम एलिमेंट्स दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे पास BA है, फिर हमारे पास Cl है, फिर हमारे पास Al भी है, और उसके बाद हमारे पास S है, और उसके बाद हमारे पास O भी है, ठीक है। सो BA, Cl, Al, S एंड O, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम अपनी लिस्ट में नंबर्स को इंसर्ट करते हैं, मतलब कितने एटम्स कितने कितने प्रेजेंट है, राइट। अगर मैं BA को देखूं तो BA यहाँ पर सिर्फ एक प्रेजेंट है, सो दिस इज 1। यहाँ पर भी BA 1। Cl को देखूं तो Cl इज हियर 2। यहाँ पर जो Cl है दैट इज 3। Al जो है यहाँ पर इट इज 2, और यहाँ पर जो Al है इट इज 1 ओनली। S जो है यहाँ पर, अब देखिए ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर 3 है, मतलब हम इस 3 पर फोकस कर रहे हैं, ये वाला 3। तो ये वाला 3 जो है ये O से भी एसोसिएटेड है, ये S से भी एसोसिएटेड है, पर इस 3 को इस Al से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है वो SO4 पर लगा हुआ है, और ये जो 3 है वो इस ब्रैकेट के ही बाहर है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली एंटिटीज पर ही 3 सिर्फ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं S देखूं तो कितना हो जाएगा, S 3 है, ठीक है, 3। और यहाँ पर अगर मैं S देखूं सो दे आर, इट इज ओनली 1। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन विल बिकम 4 into 3, राइट, तो इट इज 12। और यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं तो 4 है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि किसमें हमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम वहीं से बैलेंसिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे को ऑक्सीजन 12 नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 4 नजर आ रहे हैं। बहुत ही सिंपल बैलेंसिंग है, 4 × 3 आपका 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहले हम ऑक्सीजन से बैलेंसिंग की शुरुआत कर रहे हैं। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है कि भाई उसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, उसको बैलेंस करेंगे तो बाकी लोग अपने आप बैलेंस होते नजर आएंगे आपको। तो 4 into 3। अब मेरे को एक बात बताओ, राइट हैंड साइड में सिर्फ ऑक्सीजन के अमाउंट को चेंज करना क्या पॉसिबल है? नहीं। ऑक्सीजन कहाँ किसके साथ आपको नजर आ रहा है? बेरियम सल्फेट में नजर आ रहा है, ये रहा ऑक्सीजन। यानी कि मुझे इस पूरे कंपाउंड के नंबर को चेंज करना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने ऑक्सीजन को चेंज किया है यहाँ पर आकर के, तो इसका फर्क किस किस पर पड़ा है? बेरियम को भी फर्क पड़ा है और एस को भी फर्क पड़ा है। यानी कि बेरियम जो है वो राइट हैंड साइड में, अब जो बेरियम है वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो चुका है, और जो सल्फर है वो भी मल्टीप्लाई बाय 3 हो चुका है। ये चीज होने से आपने क्या देखा कि ठीक है, बेरियम तो अब अनबैलेंस्ड हो चुका है, लेकिन सल्फर जो है वो बैलेंस हो चुका है। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 3 था और राइट हैंड साइड में भी अब 3 हो चुका है। यानी कि हम 2 एलिमेंट्स को बैलेंस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज सल्फर, सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या नजर आ रहा है कि जो Al है वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Al ओनली 1 है। तो इसको बैलेंस करने का सिर्फ और सिर्फ अकेला तरीका क्या हो सकता है कि भाई मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, ठीक है। अब क्या Al को सिर्फ चेंज करना पॉसिबल है? नहीं, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस पूरे AlCl3 के नंबर को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग कि Al को मुझे क्या बनाना था, 2 बनाना था, तो ये 2 हो जाएगा। अब मैंने अगर Al को 2 बनाया है तो उसके साथ साथ ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? Cl के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और Cl यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 into 2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा सिंपली। अब मुझे क्या नजर आ रहा है कि मुझे अब Cl को बैलेंस करना है, मुझे अब बेरियम को भी बैलेंस करना है, ठीक है। बेरियम कैसे बैलेंस होगा भाई? बेरियम को अगर मैं बैलेंस करूंगी तो सिंपल, ये 3 है RHS में, LHS में भी 3 बनाने के लिए 1 into 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ये 3 से मैंने बेरियम का नंबर चेंज किया है, और ऑटोमेटिकली किसका नंबर भी चेंज हो चुका है? Cl का नंबर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर Cl कितना हो जाएगा, 2 ऑलरेडी था, और मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया है, ये 6 हो चुका है। अब आप लोग चेक कर लीजिए, बेरियम 3, क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3 और ऑक्सीजन 12। इसी के साथ हमारी ये वाली रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हमें ये बोला गया कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग।
अब स्टेट सिंबल्स आपको अगर मैं बताऊं तो बहुत सिंपल कुछ कुछ स्टेट सिंबल्स हम लोग याद कर लेते हैं। स्टेट मतलब क्या होता है, जो सॉलिड लिक्विड गैस, दैट इज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो सॉलिड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, जो लिक्विड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, गैस जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, और एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्यू से। प्रेसिपिटेट हम आगे सीखेंगे कि प्रेसिपिटेट बोलते किसको हैं, उसको ऑब्वियसली पीपीटी से करते हैं। अब एक्वस का मतलब क्या होता है, सिंपल, किसी भी चीज में अगर वाटर प्रेजेंट है, वाटर के साथ अगर किसी चीज का सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ए क्यू से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो इक्वेशन है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सिंपल, यहां पर हमें क्या बोला गया है, हमारे पास बेरियम क्लोराइड है और हमारे पास है सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4। वापस बता रही हूं, बेरियम Cl, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, Cl की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस करेंगे ये बन जाएगा BaCl2। Na2 और SO4, सॉरी Na की वैलेंसी अभी अभी हमने पढ़ी थी 1 होती है, SO4 की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस करेंगे Na के साथ 2 जाएगा, SO4 के पास कुछ नहीं जाएगा। तो इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। अभी जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगी प्रेसिपिटेट एग्जैक्टली होता क्या है। अब इस चीज को हम थोड़ा होल्ड पर रखते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब यहाँ पर वो प्रेसिपिटेट बताना चाह रहे हैं, अभी आप सिर्फ इतना समझिए। तो हो जाएगा बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4। कैसे, बेरियम और सल्फेट इज SO4। अभी मैंने बताया था कि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी बहुत बार रिपीट कर चुके हैं 2 ही होती है। तो क्रॉस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम BaSO4 एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है भाई, सोडियम इज Na, क्लोराइड इज Cl, दोनों की वैलेंसी 1 1, क्रॉस करेंगे तो NaCl बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मूलाज बनाते हैं, क्लास 9th में भी आपने सीखा होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन सबको बॉक्सेस में बंद कर देते हैं और अपनी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। राइट, देखो वो क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, हमारे पास है Ba, हमारे पास है Cl, हमारे पास है Na, हमारे पास है S, हमारे पास है O। बेरियम को अगर मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बेरियम को अगर हम देखते हैं तो बेरियम है हमारे पास कितने, लेफ्ट हैंड साइड 1 एंड राइट हैंड साइड इज 1। Cl को अगर मैं देखूं तो Cl इज हियर 2 और यहाँ पर जो Cl है वो 1 है, ये रहा Cl। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो Na इज 2 और यहाँ पर मैं अगर देखूं तो Na इज 1। यहाँ पर अगर मैं S देखूं तो इट इज 1 और यहाँ पर S देखूं तो इट इज ऑल्सो 1। और यहाँ पर अगर मैं देखूं ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4। तो आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं विच आर अनबैलेंस्ड इन दिस इक्वेशन। वो कौन कौन से हैं, Cl और Na, बाकी सारे बैलेंस्ड हैं। देखो अब Cl और Na से मेरे को मतलब है और मुझे किसी से भी मतलब नहीं है। देखो सिंपल है, RHS में मेरे को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, कहीं से भी शुरुआत कर लो एक ही बात है। ठीक है, मैंने बोला मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो मेरे को Cl ना सिर्फ Na के साथ ही नजर आ रहा है और कहीं Cl नजर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने Cl के लिए ये बदलाव करा है लेकिन ये बदलाव Na के साथ भी ऑटोमेटिकली हो चुका है, मतलब यहाँ पर भी 2 अपने आप आ चुका है और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। देखो 1 1 2 2 2 2 1 1 4 4, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने 2 लगाया था Cl के लिए लगाया पर वो Na पर भी ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, अच्छा एक और बात, यहाँ पर हमें स्टेट रिप्रेजेंटेशन भी उन्होंने देने बोला था, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ये दोनों चीजें एक्वस मीडियम में प्रेजेंट हैं, तो AQ लगा देंगे हम और इस चीज का प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा है NaCl ऊपर होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है, AQ लगेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो NaOH ये एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी कि रिएक्ट्स विद HCl एक्वस मीडियम में, और टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl सॉल्यूशन एंड वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा ये। ठीक है, आइए अब बहुत सिंपल सी बात क्या है कि मैंने यहाँ पर बॉक्स में एनक्लोज कर दिया है अपने सारे के सारे कंपाउंड्स को और हम प्रिपेयर करेंगे एक लिस्ट।
देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। सिंपल, Na दिख रहा है मेरे को ऑक्सीजन दिख रहा है, मेरे को हाइड्रोजन दिख रहा है, मेरे को Cl दिख रहा है। सिंपल। अब Na की काउंटिंग करो। Na here is 1, Na here is 1, ऑक्सीजन here is 1, ऑक्सीजन here is 1, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, देखो अब हाइड्रोजन दो जगह है, तो काउंट इट केयरफुली। जहां पर एक एलिमेंट आपको मल्टीपल जगह पर नजर आ रहा है वहां पर ध्यान से काउंटिंग करेंगे। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, टोटल 2 हाइड्रोजन है LHS में। यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही जगह है, दैट इज H2O, तो 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस, ठीक है। आगे आओ, Cl अगर हम देखें, ये रहा Cl, ये रहा Cl, Cl इस तरफ भी 1 है, Cl इस तरफ भी 1 है। यहाँ पर रिएक्शन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, हम बार बार बोलते हैं कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। और एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पर मैंने बोला कि एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो चेंज नहीं होते हैं। ना तो कोई एटम बेसिकली ना तो कोई डिसअपियर हो जाएगा ना कोई अपीयर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सोडियम ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था बट सोडियम आपको प्रोडक्ट में किसी भी तरीके से देखने को मिल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी थे। पहला, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और पुराने वाले केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स कभी भी चेंज नहीं हो जाएंगे, मतलब कोई एलिमेंट एकदम से आ नहीं जाएगा और जिस एलिमेंट ने रिएक्ट किया था वो कहीं गायब नहीं हो जाएगा। इसी चीज को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसी के साथ हम अपने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, मेजर पार्ट क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स को क्लियर करा है। मैंने आपको कुछ फॉर्मुलेज बनाना सिखाए हैं क्योंकि काफी लोगों को फॉर्मूले बनाने नहीं आते, ठीक है। तो हम अपने चैप्टर का एक मेजर पार्ट खत्म कर चुके हैं। अगले पार्ट में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरीके से रिएक्शंस को पढ़ेंगे। आगे भी आप बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाना सीखेंगे। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट। फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने इस फर्स्ट सीरीज को शुरू किया है इस चैनल पर और यहाँ पर इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th के साइंस का सिलेबस कर रहे होंगे। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, पार्ट 1 खत्म हो चुका है, पार्ट 2 में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। With this, we come to the end of this video. Thank you so much for watching. Bye.